नमस्कार। तीन खबर सबकी नजर में आपका स्वागत है। आज हम जिन तीन खबरों पर बात करेंगे उनमें पहली खबर है वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी हुई। अब बीजेपी और विपक्ष में वक्फ संशोधन बिल पर आर पार की जंग तेज हो गई है। वक्फ बिल को लेकर देश भर में कई जगहों पर विरोध भी देखने को मिल रहा है। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां 1 अप्रैल से प्रदेश में उज्जैन सहित 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी होने जा रही है। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से, रायपुर और बिलासपुर स्मार्ट सिटी के तहत चल रही योजनाओं को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च यानी कि आज है और इन्हें अगले कुछ महीने में पूरा होने की उम्मीद भी दिखाई नहीं दे रही है। देखा जाए तो फंड होने के बाद भी स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी है। तो एक एक कर तीनों खबरों का रुख कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं ईद पर वक्फ बिल का साया। क्या है पूरा मामला? देश भर में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन इसी बीच वक्फ बिल को लेकर राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। कई मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध में नमाजियों ने काली पट्टियां बांधकर नमाज अदा की। इसके अलावा रमजान की आखिरी नमाज में भी इसी तरीके का विरोध देखने को मिला था। अब वक्फ बिल को लेकर आर पार की सियासी लड़ाई तेज हो गई है। इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू संगठनों की महापंचायत आयोजित की गई है। इस महापंचायत में वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया गया है। वक्फ बिल पर चल रही बहस में सरकार और विपक्ष आमने सामने है। सरकार का दावा है कि ये बिल प्रगतिशील और मुस्लिम समुदाय के हित में होगा, जबकि विपक्ष इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बता रही है। सरकार का दावा यह भी है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के हित में है, जबकि विपक्ष इसे संविधान विरोधी बता रही है। वहीं बिल के समर्थकों का कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों को बेहतर प्रबंधन होगा और गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा। बहरहाल वक्फ संशोधन बिल पर अब बीजेपी और विपक्ष में तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण की जंग तेज होती जा रही है। तो वक्फ बोर्ड बिल पर आर पार और कई शहरों में काली पट्टी बांधकर आपको बता दें नमाज अदा की गई। ईद की नमाज है और इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी हिंदू संगठनों ने महापंचायत की और वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया। तो एक तरफ तो लोग जो है शांति की, चैन की, अमन की दुआ कर रहे हैं, तो दूसरी ओर देश भर में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमानों का यहाँ पर प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। तो शांति से हालांकि पूरे देश में प्रदर्शन ये सभी मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं। काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा की है। तो इससे पहले आपको बता दें जब सीएए आया था तब भी इसी तरीके की बात सामने आई थी और मुसलमानों ने विरोध जताया था और ये भी कहा था कि ये सब जो बिल लाए जाते हैं वो मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाए जाते हैं। तो वाकई में क्या इस संशोधन बिल की जरूरत है? सबसे बड़ा सवाल यही है। और क्या इससे गरीब मुसलमानों को फायदा हुआ? क्योंकि जिस तरीके से सरकार साफ साफ तौर पर यह कह रही है कि इस बिल के आने के बाद जो गरीब तबके के मुसलमान हैं जिन्हें वक्फ की जमीन का कोई भी फायदा नहीं मिलता है, वो फायदा अब होने वाला है। तो राजधानी दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। स्पर्श, वक्फ बिल को लेकर लगातार आर पार की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। एक और तो आज चैन अमन की दुआ जो है मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो है आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है नमाज अदा की काली पट्टी बांधकर। तो इस पूरे सिनेरियो को समझिए, क्योंकि अब ये लड़ाई जो है वो तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण पर आ गई है। देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में हम देख रहे हैं कि जो गतिरोध की स्थिति है वो जो है बनी हुई है। केंद्र सरकार की बात की जाए या फिर जो मुस्लिम जो बोर्ड है उनकी तरफ से बात की जाए, लगातार वक्फ संशोधन जो बिल है उसका जो विरोध है वो करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। आज भी हमने देखा कि जब ईद की नमाज अदा की गई तो उसमें जो काले बैच पहनकर जो कई जगह यानी कई राज्यों के जो जिले हैं वहां पर जो है इस तरीके से अदा की गई और जो विरोध प्रदर्शन है वो जो है जताया गया। हालांकि इसको लेकर कुछ जो संगठन है वो इसका समर्थन भी जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदू संगठनों की बात की जाए, इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं। कल जंतर मंतर पर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इस वक्फ बिल को जो है जो समर्थन के लिए प्रोटेस्ट जो है किया गया था। लेकिन वक्फ बिल को लेकर जो कमियां है या फिर कहें कि जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उनका जो हक है वो कहीं ना कहीं जो है
छीन लिया जाएगा। इसी को लेकर जो फिलहाल कई सारे गतिरोध जो है बना हुए जो है नजर आ रहे हैं। मसलन की जो पहले वक्फ ट्रिब्यूनल हुआ करता था वही कहीं ना कहीं उसका फैसला जो है आखिर माना जाता था, लेकिन अब जो है इसमें हाई कोर्ट में भी जो है जाया जा सकता है। जो नया बिल निकलकर सामने आएगा वो जो है महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से जो वक्फ बोर्ड के सदस्य होते थे उसमें पहले महिलाएं नहीं होती थी, लेकिन जो नया जो बिल आएगा उसमें महिलाओं को भी जो शुमारी है उनकी देखने को मिलती हुई नजर आएगी। और उसके साथ साथ 2 अन्य धर्मों के जो लोग हैं वो भी इसमें जो है होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सरकार बता रही है कि इससे जो महिलाओं की हिस्सेदारी है वो जो है बढ़ती हुई जो है इसमें जो है नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कलेक्टर जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं जो है नाप सकता है। ये जो है इसमें निकलकर सामने आ रहा है। तो ये गतिरोध जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष और जो है जिस तरीके से ये बिल लाने की तैयारी हो रही है इसी सत्र में तो सरकार के बीच में बना हुआ नजर आ रहा है, जहां पर जो कई मुस्लिम पक्ष हैं या फिर कहें कि जो संगठन है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरीके से जो वक्फ संशोधन बिल है उसको लाकर सरकार जो है कहीं ना कहीं जो खामियां या सीधे तौर पर बात करें तो कब्जा करने की कोशिश जो है वक्फ संपत्ति पर जो है करती हुई नजर आ रही है। तो ये आमने सामने की स्थिति फिलहाल जो है वक्फ संशोधन बिल को लेकर तो आमने सामने की स्थिति वाकई में स्पष्ट नजर आ रही है। हालांकि अब देखना होगा क्योंकि ईद के बाद फैसला आना है, देखना होगा क्या कुछ फैसला किया जा रहा है, क्या अब जो सरकार का फैसला उस पर असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्पष्ट और तमाम जानकारी देने के लिए। और ज्यादा चर्चा कर लेते हैं इसी खबर पर और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी जुड़ गए। प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 में। ईद की नमाज आज पूरे देश भर में अदा की गई, लेकिन काली पट्टी बांधकर, विरोध जताकर वक्फ बिल का विरोध जो है मुस्लिम संगठन के लोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो धर्मगुरु है इस समाज के वो ये भी दे रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं, यदि हमारी बात नहीं सुनी गई तो शाहीन बाग जैसा आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। तो अब क्या स्थिति आगे आने वाले समय में देश में बन सकती है? जी शुक्रिया। देखिए, ये जो वक्फ बोर्ड बिल का मसला है इसमें मुस्लिम पक्ष का तो स्टेक है, तो वो काली पट्टी बांध कर विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कौन हैं जो वक्फ बोर्ड बिल को पारित कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ। तो वक्फ बोर्ड बिल का सरकार का एक न्यूट्रल पक्ष होता है, तो सरकार उसमें बदलाव कर रही है, उसमें JPC बनी, सबके पक्ष लिए गए, फिर भी मोटे तौर पर ये माना गया कि मुसलमान सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे वक्फ बोर्ड बिल से और उनका पक्ष नहीं लिया जा रहा है। ये मुसलमानों की शिकायत है, तो इस शिकायत को सरकार दूर करे, ये एक स्थिति है। लेकिन वक्फ बोर्ड बिल आना चाहिए ये बोलने के लिए कोई प्रदर्शन करता है तो इसका मतलब है कि वक्फ बोर्ड बिल के लाए जाने में का समर्थन करने वाला एक वर्ग है, उसके लिए ये बिल क्या लाया जा रहा है, ये एक प्रश्न हो जाता है। तो कहने का मतलब 3 पक्ष स्पष्ट रूप से हैं, एक मुस्लिम, एक उसका विरोध करने वाले लोग और तीसरा सरकार। अब सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जिस पक्ष के लिए कानून बनाने की बात वो कह रहे हैं उस पक्ष को बातचीत में लीजिए। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो ये देश के इतिहास में इतना बड़ा विरोध कभी देखा नहीं गया है, जो विरोध आज मुसलमान ईद के भी मौके पर, जबकि उनका बहुत त्योहार, खुशियों का त्योहार है, उस समय भी वो काली पट्टी लगा रहे हैं। तो इस इमोशंस को समझने की आवश्यकता है या भड़काने की आवश्यकता है, इस पर सोचना होगा, न्यूट्रली सोचना होगा। प्रेम कुमार जी, एक संक्षिप्त में जवाब और चाहूंगी। भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ भी ये पूरा मामला सामने आया है, क्योंकि जहां पर सालाना आय लगभग एक रिपोर्ट में आई है 12,000 करोड़ होनी चाहिए, जो सिर्फ 200 करोड़ सामने आ रही है। तो इसको लेकर भी सरकार जो है वो काफी चिंतित है और इसलिए भी ये जो संशोधन बिल वो लाना चाहती है। देखिए, भ्रष्टाचार, आपको क्या लगता है कि जो लोग सरकार से इतर जो लोग बिल को लाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? वो क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन है? भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों होगा? कौन भ्रष्टाचार किया उसके लिए आप प्रयास करेंगे ना, क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल
किसी का निजी संस्था नहीं है। वक्फ बोर्ड जो बना हुआ है वो निजी संस्था नहीं है, तो ये सरकार के ही आदेश से बनी हुई संस्था है। इसमें भी निर्वाचन की प्रक्रिया है, तो करप्शन तो है। करप्शन अगर जुडिशरी में है तो जुडिशरी को खत्म कर देंगे क्या? है ना, करप्शन दिखा ना नोट जलते हुए जी। तो करप्शन तो दिख रहा है, तो जुडिशरी को क्या खत्म कर देंगे कोई बिल ला करके, या उसको ऐसा मॉडरेट कर देंगे बिना जुडिशरी से पूछे हुए? उसी तरीके से करप्शन है, करप्शन का इलाज अलग होता है और करप्शन का इलाज अलग होता है। और कुल मिलाकर देश की परिस्थितियां जो है अब देखने वाली बात होगी किस तरीके का बिल आता है, संशोधन के साथ आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात जनता के सामने रखने के लिए। तो चलिए अब मध्य प्रदेश का रुख करते हैं, जहां अब धार्मिक नगरों में शराब बंदी होने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश के 17 ऐसे धार्मिक शहर हैं जहां 1 अप्रैल से शराबबंदी होने जा रही है। सरकार ने हाल ही में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी थी, जिसमें शराबबंदी का प्लान भी बताया गया था। इन 17 शहरों की सीमा में कोई भी शराब की दुकान अब नहीं खुलेगी। उज्जैन नगर निगम की सीमा में आने वाली सभी 17 शराब दुकानें और 11 होटल रेस्टोरेंट भी बंद कर दिए जाएंगे। प्रदेश के 17 शहरों में 47 शराब दुकानें होंगी। आपको बता दें कि शराबबंदी को लेकर यह सभी तरह के नियम यहां के जिला प्रशासन की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने धार्मिक महत्व के शहरों को ध्यान में रखते हुए शराबबंदी का फैसला लिया है। कुछ जगहों पर स्थानीय लोगों की मांग और धार्मिक मान्यताओं को भी इसमें शामिल किया गया है। तो शराबबंदी को लेकर आपको बता दें फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है, वो भी धार्मिक शहरों में। तो ऐसे धार्मिक शहर 17 है जिसमें बड़े बड़े जो तीर्थ स्थल है, जैसे कि उज्जैन हुआ, दतिया हुआ, मैहर हुआ और बड़े बड़े जो तीर्थ स्थल है ओमकारेश्वर हुआ, महाकालेश्वर हुआ, यहाँ पर अब पूरी तरीके से शराब जो है वो प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि इसका जो सरकार को नुकसान भी उठाना पड़ेगा। नुकसान भी लगभग आपको बता दें कि 450 करोड़ का अब सरकार को इन धार्मिक शहरों में शराबबंदी का नुकसान होने जा रहा है। बावजूद उसके ये बड़ा फैसला जो है वो मध्य प्रदेश में लिया गया है। तो बड़े बड़े शहर है, सलकनपुर है और महेश्वर है। इसके अलावा आपको बता दें पन्ना है जहां बरमान कला है और ऐसे 17 शहर है जहां पर अब शराबबंदी की जा रही है। तो दतिया से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजीव मिश्रा जुड़ चुके हैं। राजीव, बड़ा फैसला आबकारी नीति के तहत जो है वो सरकार ने लिया, जहां पर शराबबंदी अब 17 शहरों में होने वाली है, जिसमें दतिया भी शामिल है। पीताम्बरा पीठ का ये मंदिर है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर शराबबंदी की तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सबसे पहले तो शराबबंदी हो रही है, तो क्या कुछ शहर का माहौल है, क्योंकि सब तरीके के लोग होते हैं, तो क्या इसका विरोध भी हो रहा है और क्या पूरी तरीके से अब जो शराबबंदी हो रही है इसको लेकर शहर तैयार है? देखिए, मैं आपको बता दूं, दतिया जो है वो पीताम्बरा की नगरी है और दतिया में पीताम्बरा मंदिर के अलावा भी कई ऐसे मंदिर हैं जो काफी प्रसिद्ध है और दतिया को लघु वृंदावन भी कहा गया है। दतिया के लोगों की बहुत सालों से ये मांग उठ रही थी कि दतिया नगर में जो मंदिर के आसपास का इलाका है उसमें शराब और मांस की पर प्रतिबंध लगना चाहिए और सरकार का बड़ा सराहनीय एक पहल है, निर्णय है, जिसकी सराहना पूरे दतिया नगरवासी कर रहे हैं और सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं कि इस तरह की पहल से पूरा माहौल, पूरा जो मंदिर प्रांगण का और मंदिर सहित पूरे दतिया नगर का इलाका है वो पूरी तरह से शराब से मुक्त होगा। आज रात से ही दतिया की 9 शहर में जो दुकानें हैं वो बंद होंगी, वहीं 3 बियर बार भी बने हुए थे वो भी पूर्णतः बंद होंगे। हमारे साथ कुछ लोग नगरवासी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे सरकार का निर्णय था जो आज बिल्कुल आज से पारित होगा, क्या कहेंगे? निश्चित ही मध्य प्रदेश शासन का बहुत ही सराहनीय कदम है। दतिया एक धार्मिक नगरी है और लघु वृंदावन के नाम से जाना जाता है और शराबबंदी का जो निर्णय वर्तमान के हमारे मोहन सरकार ने लिया है निश्चय ही बहुत ही सराहनीय उनका प्रयास है। लेकिन शराबबंदी के साथ साथ अगर मांसबंदी का भी होता तो शायद धार्मिक नगरी में और अच्छा माहौल बन जाता। और एक और भी हमारा इसमें सरकार से जानना चाहता हूं, क्या शराबबंदी होने के बाद शराब दतिया में बिकेगी या बंद हो जाएगी पूरी तरीके से? क्योंकि शराब के ठेके तो बंद हो गए, लेकिन बगल में जो हमारे बॉर्डर है और अन्य शराब बिक्री वो चलती
रहेगी या बंद हो जाएगी? तो निश्चित तौर पर आपका कहना सही है। क्या अवैध रूप से जो लोग बेचते हैं, क्या उन पे क्या उसमें रणनीति रहेगी? आप क्या मिलाकर यही सबसे बड़ा सवाल है कि नियम तो निकाल दिया गया है, क्या अब शराब बिकेगी नहीं, इसको लेकर अब पूरी तरीके से जो पुलिस है उसे भी चौकन्ना होना होगा। बने रहिएगा हमारे साथ। और अब हम उज्जैन का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ राहुल यादव जुड़ गए हैं। उज्जैन महाकाल की नगरी और ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र भी है, जहां पर सबसे बड़ा फैसला लिया गया है शराबबंदी को लेकर। हालांकि एक पक्ष है जो इससे बहुत खुश है, लेकिन सबसे बड़ा राहुल यही सवाल आता है कि क्या वाकई में अब शराब पूरी तरीके से बैन होगी, क्योंकि अब बहुत सारी गतिविधियां भी बढ़ने वाली हैं। अवैध शराब की बिक्री बढ़ जाएगी, इसके अलावा ब्लैक में भी शराब मिलेगी। क्या अन्य दूसरे शहरों से जो शराब है वो अब दूसरे शहर में आएगी? इस सब पर रोक लगाने के लिए क्या कुछ जो है वो अब पुलिस की ओर से किया गया, सरकार की ओर से किया गया है, क्योंकि ब्लैक में शराब बिकेगी, लोग जिन्हें खरीदना है वो तो कैसे भी खरीदेंगे। इसके लिए सरकार कितनी तैयार है? देखिए, धार्मिक शहरों में जो है कल से शराबबंदी लागू हो जाएगी और इसमें उज्जैन जो है धार्मिक नगरी उज्जैन भी शामिल है। यहाँ पर जो है पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है। जो भी नगर निगम सीमा की जो दुकानें हैं वे जो है अब स्थायी रूप से बंद हो जाएगी और उसके बाद जो है नगर निगम सीमा के बाहर ही उस दुकानों को संचालित किया जाएगा। हालांकि जो है अभी यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन भी जो है पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से शहर के जो आने जाने वाले जो मार्ग है उन पर चेक पोस्ट लगा दी गई है और शहर में शराब पीकर वाहन चलाने पर लगातार जो है कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, तैनात है, कि चूंकि शहर में जब शराबबंदी पूरी तरह से हो जाएगी तो बाहर से शराब लाकर यहाँ पर ना बेची जाए, उसको लेकर जो है कड़े जो है यहाँ पर कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है। और इसी के साथ ही एक पक्ष जो है, हम बता दें कि कई दो पक्ष होते हैं हर पहलू के, तो एक पक्ष जो है काफी खुश है और जो शराब प्रेमी जो है, शराब प्रेमियों का जो है दुखड़ा जरूर है कि उज्जैन शहर में से शराब जो है बंद हो जाएगी और इन्हें काफी दूर जाना पड़ेगा। तो हमारे साथ यहाँ पर शहर के कुछ प्रबुद्ध जन भी मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो निर्णय है उसको लेकर भी क्या सोचते हैं, किस तरह से करते। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर एक फैसला लिया है शराबबंदी के, क्या देखते हैं आपकी तरफ? सबसे पहले जनता टीवी के सभी दर्शकों को जय श्री महाकाल। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज रात 12 बजे से उज्जैन शहर में शराब पीना बंद हो जाएगी, मांस मदिरा पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। वैसे तो पवित्र नगर शुरू से रहा ही है, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने कड़ा निर्णय लेते हुए उज्जैन शहर में सहित जो भी अन्य धार्मिक शहर है वहाँ पर शराबबंदी और मांस मदिरा का जो निषेध का निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। आने वाले समय में चूंकि यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा, बाबा महाकाल की नगरी है, इसलिए यहाँ पर इस तरह का निर्णय बहुत पहले हो जाना था, लेकिन मोहन यादव चूंकि संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सही समय पर निर्णय लिया। इसके लिए पूरे उज्जैन की जनता की ओर से बहुत बहुत आभार। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो निर्णय लिया है उसको लेकर शहर की जनता तो बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया है। हालांकि हम अपने दर्शकों को एक और अपडेट बता दें, इस निर्णय के बाद सरकार को सालाना 450 करोड़ का अब नुकसान भी होने वाला है। अब देखना होगा ये निर्णय कितना सक्सेसफुल रहता है, क्या वाकई में ब्लैक में शहरों में शराब नहीं बिकेगी, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी अब आगे आने वाले समय में होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो अब छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। स्मार्ट सिटी में लापरवाही वही हुई है। कौन सी लापरवाही? तो रायपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समय सीमा 31 मार्च 2025 यानी कि आज खत्म होने जा रही है, लेकिन रायपुर और नवा रायपुर में कई प्रोजेक्ट अब भी अधूरे हैं। आखिरकार स्मार्ट सिटी के रायपुर और नवा रायपुर में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो अब भी अधूरे हैं, और सबसे बड़ा सवाल कैसे पूरे होंगे, क्योंकि अब समय खत्म हो चुका है। देखिए इस रिपोर्ट में। ये छत्तीसगढ़ का नवा रायपुर है, जिसे रायपुर के साथ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में रखा गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में रायपुर और नवा रायपुर के साथ बिलासपुर को भी शामिल किया गया है। 31 मार्च को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समय सीमा खत्म होने जा रही है, लेकिन अब तक कई प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो सके हैं। सिर्फ रायपुर की ही बात की जाए तो स्मार्ट रोड के कई प्रोजेक्ट अधूरे हैं, जबकि बूढ़ा तालाब के सेकेंड फेज का काम भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किया जाना है, लेकिन अब भी इसका काम अधूरा है। इसी तरह नवा रायपुर में भी मल्टी लेवल से लेकर कई प्रोजेक्ट अधूरे हैं। मसलन महाराजबंध, नरैया और खोखो तालाब में एसटीपी निर्माण नहीं हुआ।
बूढ़ा तालाब में सेकंड फेज का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। शास्त्री बाजार में सुविधा युक्त मटन मार्केट निर्माण नहीं हुआ। एबीडी एरिया में शामिल वार्डों में 24 घंटे पानी सप्लाई नहीं हो रही है। मोतीबाग सदर बाजार नगर निगम के पास स्मार्ट रोड नहीं बना। ये प्रोजेक्ट अधूरे। नवा रायपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर के 35 में से 19 प्रोजेक्ट ही पूरे हुए हैं। नवा रायपुर में 40 करोड़ की लागत से 2 स्थानों पर मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण अधूरा। क्लब हाउस बस स्टॉप निर्माण का काम अधूरा। मिडिल स्कूल, साइकिल ट्रैक और स्मार्ट रोड निर्माण प्रोजेक्ट अधूरा। कहने का मतलब यह है कि रायपुर और नवा रायपुर में कई अहम प्रोजेक्ट अधूरे रह गए हैं। अब बात हिसाब किताब की कर लेते हैं। रायपुर में स्मार्ट सिटी के लिए केंद्र सरकार से 900 करोड़ की राशि मिली। 900 करोड़ रुपए में से 740 करोड़ रुपयों की भारी भरकम राशि खर्च हुई। नवा रायपुर के 54 प्रोजेक्ट के लिए भी 850 करोड़ रुपए की राशि मिली। बड़ा सवाल अब ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के हैंडओवर को लेकर सामने आ रहा है। क्या ये सभी प्रोजेक्ट किसी दूसरी एजेंसी को हैंडओवर किए जाएंगे या एक बार फिर स्मार्ट सिटी के काम की अवधि बढ़ाई जाएगी? इसे लेकर असमंजस की स्थिति है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी भी 31 मार्च के बाद अपनी स्थिति को लेकर असमंजस में है। हालांकि केंद्रीय मंत्री तोखन साहू उम्मीद जता रहे हैं कि समय पर सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। स्मार्ट सिटी का हम सारा पैसा देते हैं। अश्वनी साहू जी सादर आमंत्रित हो। 90% कार्य पूरा हो गया है। माननीय श्री धनेंद्र साहू जी 4-5 दिन बाकी है। हमारे सभी प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे, ऐसा मुझे वो पूरा विश्वास है। बता दें कि प्रदेश के 3 शहरों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में चयनित किया गया था। तीनों ही शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए 2500 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई, लेकिन तीनों ही शहरों में सारे काम पूरे नहीं किए जा सके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अधूरे प्रोजेक्ट अब बंद हो जाएंगे या एक बार फिर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को पूरा करने की तारीख बढ़ा दी जाएगी। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। तो इसी खबर पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ गए हैं। गौरव जी, लगातार शहरवासी स्मार्ट सिटी बनने का सपना देख रहे हैं और लंबे समय से देख रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार बदलने का फैसला भी जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, जो आम लोग हैं, उन्होंने वोट देकर किया कि अब हमारा शहर जो है वो स्मार्ट हो जाएगा, अन्य शहरों की तुलना में और ज्यादा चमकेगा। लेकिन अब लापरवाही इतनी बड़ी, आखिरी तारीख आ गई है, काम करोड़ों का अधूरा है, कैसे पूरा होगा? क्या इसके लिए समय बढ़ाया जाएगा या आगे की अब क्या जो चीजें हैं वो होने वाली हैं? देखिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बड़ी लापरवाही सामने आई। मैं सीधी तस्वीर दिखाता हूं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, इसकी एक झलक जो है वो महाराजबंद तालाब, जो राजधानी की सबसे महत्वपूर्ण तालाब है, वहां दिखती है। ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जो बोर्ड है उसको आप कांटों के बीच देख पा रहे हैं। तो कमोबेश पूरे प्रोजेक्ट की भी जो स्थिति वो यही है। ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एसटीपी का निर्माण किया जाना था, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना था। बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रायपुर की, क्योंकि रायपुर के सारे नालों का पानी जो है वो महाराजबंद तालाब में मिलता है। इसी तरह से 3 तालाबों में यहाँ पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एसटीपी बनाया जाना था, लेकिन ये काम अधूरा है। बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण का काम जो है वो अधूरा है। इसी तरह से शास्त्री बाजार में मटन मार्केट का काम अधूरा है। नया रायपुर की बात की जाए तो नया रायपुर में कई काम जो है वो अधूरे हैं। इसी तरह से बिलासपुर में भी अधूरे हैं। 900 करोड़ की लागत से यहाँ पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम जो स्वीकृत किए गए थे, इसमें से 740 करोड़ की राशि खर्च हो चुकी है। इसके बाद भी तमाम प्रोजेक्ट जो है वो अधूरे हैं। अब इन प्रोजेक्ट का क्या होगा? क्या इसे किसी को हैंडओवर किया जाएगा? कोई दूसरी एजेंसी इसे संचालित करेगी? इन तमाम विषयों को लेकर संशय की स्थिति है। और इस बीच आज इन असमंजस की स्थिति के बीच ही 31 मार्च की तारीख भी आ गई। ये वो तारीख है जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को खत्म किया जाना है। उसके लिए अंतिम तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन अब भी ये जो प्रोजेक्ट हम देख पा रहे हैं किस तरह से अधूरा, ये देखा जा सकता है। कैसे पूरा होगा, कब पूरा होगा, कौन सी एजेंसी पूरा करेगी, इसको लेकर कोई भी जो स्थिति है वो अब समझ में नहीं आ रही। बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। रायपुर शहर के लिहाज से एसटीपी का निर्माण किया जाना था। एसटीपी का निर्माण पूरी तरह से अधूरा जो है वो नजर आ रहा है। कब पूरा होगा इसको बताने के लिए कोई नहीं। तो इसी तरह की स्थिति जो है वो चाहे मटन मार्केट को लेकर हो तो भी कोई बताने की स्थिति में नहीं है। जो स्मार्ट रोड बनाए जाने थे वो भी अधूरे। तो इसी तरह की स्थिति जो है वो तीनों स्मार्ट सिटी में बनी हुई है। बिल्कुल गौरव, तो लगातार अब देखना होगा कि क्या कुछ अब बदलाव लाया जाएगा। जिस तरीके से अब सपने हैं वो अधूरे हैं स्मार्ट सिटी को लेकर, देखते हैं कि आगे क्या कुछ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी तमाम जानकारी देने के लिए।
तो चलिए बीजापुर लिए चलते हैं आपको, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है और बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में मुठभेड़ की खबर आपको बता रहे हैं। 25 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर हो गई है। महिला नक्सली रेणुका उर्फ बानू ढेर हो गई है। DKSZC मेंबर की थी नक्सली और मौके से इंसास राइफल बरामद की गई है। आपको ये भी बता दें, इनामी नक्सली का शव लेकर लौट रहे हैं जवान और कुछ ही देर में दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी सफलता यहाँ सुरक्षा बलों के जवानों को लगी है, जहां पर आपको बता दें 25 लाख की इनामी नक्सली जो है वो ढेर हो गई है। महिला नक्सली रेणुका उर्फ वानू ढेर हो चुकी है और उसके शव को लेकर अब जो है जवान है लौट रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक दूसरे को बधाई देते हुए जवान नजर आ रहे हैं। तो लगातार जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की कवायद है उसमें एक और कदम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मार्च 2026 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का टारगेट है। छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। तस्वीरें एक्सक्लूसिव और लाइव आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां महिला नक्सली के शव को ये जवान है लेकर आ रहे। 25 लाख की इनामी महिला नक्सली ये थी, इसके ऊपर आपको बता दें 25 लाख का इनाम घोषित था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए INS 24/7 के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।